जो भटके को राह दिखाता है, जो भटके को राह दिखाता है, जो देवदूत बन जाता है, जो भटके को राह दिखाता है, जो देवदूत बन जाता है, जो सबकी नैया पार लगाता है, खुद तो मेहनत करता है, सबको आगे बढ़ाता है, वही असली गुरु कहलाता है, वही असली गुरु कहलाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आप देख रहे हैं बड़े चलो न्यूज। राष्ट्रीय बाल भवन के अध्यापकों की हो रही है दुर्दशा, कोई सुनवाई नहीं है। सरकारें खामोश, गुरु यानी अध्यापक यानी शिक्षक यानी राह दिखाने वाले। जहां गुरु दिवस आने वाला है वहीं गुरुओं की दुर्दशा देखने को मिली है। जहां सरकारें नौकरी देने के लिए बड़े बड़े वादे कर रही हैं, वहीं नौकरी कर रहे बाल भवन के अध्यापकों को सम्माननीय सैलरी भी नहीं दी जा रही। जी हां, राष्ट्रीय बाल भवन एक ऐसी सरकारी संस्था जिसने मासूम बच्चों को भला करने की एक मुहिम चलाई थी, जिसमें बच्चों को क्रिएटिव एक्टिविटीज के लिए सन 1980 से लेकर अब तक लगभग 52 बाल केंद्रों की स्थापना की, जिसमें 108 अध्यापकों को इन बाल केंद्रों पर पढ़ाने के लिए रखा गया, जो अब सिर्फ 63 ही बचे हैं। शुरुआत में इनकी सैलरी सिर्फ 240 रुपये महीने के लगभग हुआ करती थी, लेकिन आज भी इनकी सैलरी लगभग 12,000 रुपये के आसपास ही है, जो सरकार के मिनिमम वेजेस के मुताबिक बहुत कम है, लगभग आधी सी है। ये वही गुरु हैं जो देश के बच्चों का जीवन बनाते हैं, लेकिन इनकी तरफ सरकारें आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि इन अध्यापकों पर टीचर होने का टैग लग जाता है। इसके बाद ये कुछ और कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी देश और मासूम बच्चों की वजह से इस कार्य में तन मन धन से लगे रहते हैं। लेकिन राष्ट्रीय बाल भवन सिर्फ बच्चों के बारे में सोचता है, ना कि उनके बारे में जिन्होंने बाल भवन का साथी बनकर इन बच्चों को सफल बनाने में मदद की। आज ये अध्यापक खुद एक मासूम बच्चे की तरह इन अधिकारियों के आगे मुंह ताक रहे हैं। इसी के चलते 31 अगस्त को राष्ट्रीय बाल भवन के गेट पर इन अध्यापकों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और अपने मन की बात रही। इनकी पीड़ा को इनसे बात करके ही महसूस किया जा सकता था, जो हमने किया। देखते हैं ये रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आप देख रहे हैं बड़े चलो न्यूज़। और आज हम खड़े हैं दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन पर। जी हां, आज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक छोटा सा धरना, एक शांतिपूर्ण धरना दिया जा रहा है। यहाँ पे बड़े सारे लोग हैं, बात करते हैं उनसे कि यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है और ये लोग क्यों एकत्रित हुए हैं, क्या इनकी परेशानी है, और अगर कोई परेशानी है तो वो राष्ट्रीय बाल भवन के सामने ही क्यों। बात करते हैं ऐसे ही यहाँ पे खड़े एक व्यक्तित्व के साथ। सर, क्या नाम है आपका? गिरीश कुमार आर्य मेरा नाम है। गिरीश जी, यहाँ पर आप राष्ट्रीय बाल भवन के सामने बहुत सारे लोग एकत्रित हुए हैं, उसका क्या रीज़न है? हमारी बहुत सालों से मंत्रालय, बाल भवन, इनसे हमारी बहुत सारी मांगें होती आ रही हैं कि हम लोगों को बहुत कम वेतन में और पार्ट टाइम के नाम पर हमें हमारे साथ सन 80 से इस तरह का दुर्व्यवहार चल रहा है। हमने बहुत सारी इनसे प्रार्थना की हैं और आज भी हमारा प्रार्थना के तहत ही धरना है, ऐसा प्रदर्शन है कि हम मतलब शांति प्रिय, जिससे हमारी जो मांगे हैं, हमें न तो कोई सुविधा नहीं दी जाती और मात्र 12,000 रुपये तनख्वाह दी जाती है। इस समय 12,000 तो, और 2012 से एक कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई। हमारा इंक्रीमेंट रोक लिया गया, हमारे कोई मेडिकल सुविधा नहीं। हमारे सब बहन भाई इतने परेशान, सबके परिवार हैं, बच्चे हैं, तो किस तरह से इस महंगाई में किस तरह से पढ़ सकते हैं। मतलब हम शिक्षक होते हुए हम नाम के हम प्रशिक्षक हैं,
लेकिन हमारे घर के हालात देखेंगे तो वो बहुत दयनीय है, इतनी दयनीय है। और हम प्रशासन से बहुत सालों से गुजारिश करते आ रहे हैं, प्रार्थना भी करते आ रहे हैं। अभी डायरेक्टर मैडम से हमने मिलने की भी प्रार्थना की पीछे 1 महीने से, लेकिन उन्होंने हमें मिलने तक का टाइम नहीं दिया गया। आज तक हम 2 बार हमने रिमाइंडर भी किया इनको, लेकिन हमें मिलने तक का टाइम नहीं दिया जाता, हमारी बातें नहीं सुनी जाती। तो उसके लिए फिर हम एक थोड़ा सा हमने यही मार्ग देखा कि हम ये भी प्रयास करते हैं हमें हमारी बातें किसी तरह से इन तक पहुँचे, हम सब लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं वो दी जाएं, वेतन भी ठीक तरह से दिया जाए। परमानेंट पहले हमारा तो यही है कि हमें पहले तो परमानेंट किया जाए, और नहीं किया जाता तब तक कुछ तो हमें मतलब मदद तो की जाए उस तरह की राशि। गिरीश जी, सरकार ने जो आपको अपॉइंट किया था, किस बेस पे अपॉइंट किया? सरकार ने सन जैसे 86 से ये विस्तार योजना के तहत इनके बाल केंद्र चलते हैं 79 से, और उसमें विस्तार योजना के तहत वहाँ के झुग्गी झोंपड़ी के बच्चों को और दूर दराज के बच्चों को जो यहाँ नहीं आ सकते हैं उनको एजुकेट करने के लिए, उनको खेल खेल में एजुकेशन देने के लिए बाल भवन का बड़ा अच्छा मोटिव है कि बच्चों को खेल खेल में एजुकेशन देते हैं। और बहुत अच्छी तरीके से हमारे सब साथी जो हैं उनको खेल खेल में बहुत अच्छी तरीके से एजुकेशन देते हैं, उनका स्किल निकालते हैं। और उसके बदले में इन्होंने पोस्टें निकाली पार्ट टाइम के नाम से, तो हमारे में से बहुत सारे लोगों को इन्होंने अंदर लिया, सुपरवाइजर बना लिया, किसी को अंदर भी अपॉइंट किया गया। तो हमें सबको आशा थी कि हमारा भी दिन सुधरेंगे। तो लेकिन उसके बाद तो इन्होंने हमारा साथ इंक्रीमेंट देना ही बंद कर दिया, बहुत सारी चीज़ें बंद जैसे करते चले गए। तो हमें डर लगा कि मतलब अब हमारा भविष्य जो अंधकार में है, और इनको प्रशासन को लिखते रहे, लेकिन अभी तक आज तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। आपका कहना ये है कि आप गवर्नमेंट के पैनल पर नहीं थे, आप डेली बेसिस पे अपॉइंट किए गए, आप में से ही कुछ कर्मचारियों को इन्होंने परमानेंट बेसिस पे अपॉइंट कर लिया है, लेकिन आपको अपॉइंट नहीं किया जा रहा है, ये आपको मानना है? हाँ जी। अब आपकी डिमांड क्या है? आप क्या चाहते हैं सरकार से, कि वो आपकी सैलरी बढ़ाए या फिर वो आपको परमानेंट अपॉइंट करे? क्या चाहते हैं आप? पहले तो इस महंगाई को देखते हुए इतने में कुछ नहीं हो रहा। जब तक कुछ हमें इनको बोला कि हमारा प्लान बनाएं, हमारा बायोलॉज बनाएं, बहुत सालों से चला रहा है, लेकिन आज तक कोई सुनते नहीं। कभी हमारी इस समस्याओं को इन्होंने लिया नहीं, न रखा कहीं। और हमारे यहाँ पहले रिटायरमेंट नहीं था, अब 60 साल के बाद रिटायरमेंट कर देते हैं। कुछ नहीं देते, एक केवल कागज़ देते हैं, और उस कागज़ पे भी शब्द उतरे बढ़िया शब्द भी नहीं लिख सकते हैं। उसमें ऐसे शब्द लिखते हैं कि आपकी सेवा आज से निरस्त करी गई, आप घर बैठो, और कुछ नहीं। अगर आप ये कह रहे हैं कि ये आपको रिटायरमेंट पे भी कुछ नहीं दे रहे, तो ये समस्या सिर्फ एक व्यक्ति के साथ है या आप सबके साथ है? सभी के साथ। आप सबकी जो अपॉइंटमेंट हुई थी वो कौन से सन में हुई थी? मेरी तो 2008 में हुई थी। 2008 में आपकी कितनी सैलरी डिफाइन की? 2500। 2500। और अभी कितना है? अभी 13,000 है, पर उसमें ब्रेक में हमारी काट के ये लोग 7-8,000 9,000 देते हैं हम लोगों को। 10-10 दिन का ब्रेक हम लोगों को देते हैं ये। आपका मानना है कि अभी आपकी सैलरी 13,000 है, लेकिन कट पिट करके 9-10 हज़ार के आसपास ही आपको मिल पाती है। आपकी पर्टिकुलरली डिमांड क्या है कि आपकी सैलरी बढ़ा दी जाए, आपको परमानेंट कर दिया है, या कहीं आपको जो अपॉइंटमेंट है वो उसमें कुछ चेंजेस किए जाए? सर हम चाहते हैं कि हम लोगों को ये रेगुलर करें और हमारी सैलरी बढ़ाइए, हमारा ये मानना है। सर हमें ब्रेक मिलता है, पहले हमें 2 दिन का ब्रेक मिलता था, लेकिन अभी हमें 14 दिन का ब्रेक मिला है। तो 14 दिन के ब्रेक में हमें सैलरी क्या मिलेगी? और मैं 93 से यहाँ पर हूँ, और मेरी यही एक इनकम है, तो हम अपने परिवार को कैसे चलाएंगे? आपका मानना ये है कि आपको जो ब्रेक दिया जाता है उसकी भी सैलरी काटी जाती है क्या? जी हाँ जी, वो ब्रेक काट लिया जाता है हम और लोग। वो कितने दिन का ब्रेक है? अभी इस बार 14 दिन का है। 14 दिन एक साल में? एक साल में नहीं सर, 3 महीने पूरे नहीं होते, दोबारा से बोलिए। 89 डेज पूरे होते ही साथ ही आप ब्रेक दे देते हैं लोग। आपका मानना है कि आपको 89 डेज जॉब करना होता है, उसमें से भी 14 दिन आपके काट लिए जाते हैं, उसकी सैलरी आपको नहीं मिलती है? दिन कभी 5 दिन, कभी 6 दिन, ऐसे ही करता हुआ आ रहा है। अगर पहले नहीं होता था, पहले सिर्फ 2 दिन का ब्रेक मिलता था हमें, और अगर ज़्यादा ब्रेक हो गया तो हमें उसकी सैलरी मिल जाती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता, अब पूरी सैलरी काट ली जाती है हमारी। अच्छा मैम, क्या नाम है आपका? शिप्रा। आप लोगों ने ये जो परेशानी चल रही है उसके लिए लिखित प्रयास क्या किए?
लिखित हमने कई बार दिया है, सर ने बहुत सारे टाइम में इन्होंने लिखित में दिया है यहाँ पर, लेकिन एक्शन कोई भी नहीं होता है। ब्रेक हमेशा आता है, हम बोलते हैं ब्रेक का नहीं करो, अगर ब्रेक देना भी है तो 89 डेज़ के बाद 1 दिन का ब्रेक दे दो हमें, हमारी जॉब का वही प्रोफाइल बना रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि चेंज होता है। और हमारी मांग भी रखी है कि हमें परमानेंट करा जाए, जब तक परमानेंट नहीं करते हैं तब तक ये हमारी सैलरी बढ़ा दें और हमारा ब्रेक 1 दिन का कर दें। जैसा कि आपने कहा यहाँ पे 89 डेज की मैं बात सुन पा रहा हूँ, यहाँ 89 डेज का मीनिंग क्या है सर? यहाँ कुछ पहले स्टाफ जो है पार्ट टाइम परमानेंट रेगुलर हैं, और उसके बाद कुछ जैसे कुछ इनकी समस्या सॉल्व नहीं हुई, हम तो कुछ लोगों ने जो परमानेंट थे उन्होंने केस जैसे डाला तो इनको ब्रेक देना चालू कर दिया। पहले इनको भी ब्रेक नहीं दिया जाता था, उसके बाद इनको ब्रेक देना चालू कर दिया गया। इस तरह 89 डेज पे इनको रखने चालू कर दिया। आप जब से ये समस्या चल रही है, इसकी जो कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं, मैं कार्रवाई को लिखित कार्रवाई समझने की कोशिश करूंगा कि लिखित में आपने कहाँ तक और किस लेवल के अधिकारियों तक ये बात अपनी पहुंचाई है? यहाँ जो भी हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री रहे हैं, अर्जुन सिंह से लेकर के हम अब तक उनको लिखते आ रहे हैं, सबको लिखते आए हैं, पीएमओ तक लिखा है, राष्ट्रपति जी को भी लिखा है और इनको सबको दिया है, लेकिन अभी तक हमारी समस्याओं का इतने उच्च लेवल पर लिखने के बाद भी हमारी समस्याओं का समाधान कुछ नहीं हुआ है। आप जब ये लिखते हैं, जब आप ये लिखित में उन लोग को ज्ञापन देते हैं या इस तरह से लिख के देते हैं, तो बदले में वो आप लोग को कोई रिप्लाई देते हैं या रिप्लाई भी नहीं मिल रहा है आपको? कई बार रिप्लाई देके बाल भवन को भेज देते हैं, वो कह देते हैं कि वो बाल भवन, फिर ये तो करते ही नहीं है, इन्होंने तो किया ही नहीं, अब वो भी काम वही कर देते हैं, इनके पास भेज देते हैं और आज तक कुछ नहीं हुआ हमारा, वहीं ये दबा देते हैं सारा। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल लूँगा कि अगर ये समस्याएं आपके साथ हैं तो आप लोग ऐसे डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट क्यों कर रहे हैं, काम क्यों कर रहे हैं? काम तो अब हम क्या करें, पूरा जीवन हमने यहाँ पर दे दिया, अब कहीं और जगह पे दूसरी जगह पे जॉब लग नहीं सकती क्योंकि एज फैक्टर भी होता है। तो जब सारा टाइम यहाँ दे दिया है हमें, या तो ये लोग स्टार्टिंग में बोल देते हैं हमसे कि हम यहाँ पे जॉब में नहीं रख सकते, आप पे कोई कंडीशन नहीं बनी, आप पे रूल्स नहीं बने। जब रूल्स नहीं बने हैं तो अब रूल इन्हें बनाने चाहिए, जब इतने सालों से हम यहाँ पर जॉब कर रहे हैं। तो सच बात है कि अगर कोई व्यक्ति किसी सहारे में लग जाता है और इस एज में जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं, इसमें कोई दूसरी जॉब भी मिलना मुश्किल है। ऐसे में एक सहारा थी राष्ट्रीय बाल भवन, जो लगता था कि इनको इस तरह की जॉब में या तो परमानेंट करेगा या सैलरी बढ़ाएगा, लेकिन ये समस्याएं ज्यों क्यों त्यों चली आ रही है, जिसकी वजह से ये सारे लोग परेशान हैं। अब मैं किसी से और क्वेश्चन भी लूँगा कि मैम सर जी, इस समस्या को आप इतने समय से झेल रहे हैं, आपका अपॉइंटमेंट कब हुआ था? मेरा अपॉइंटमेंट जो मैं यहाँ पे आया 2003 के अंदर में, तो उसके बाद से मैं अभी तक कार्यरत हूँ। और जैसे कि आपने सुना होगा, हमारे सारे साथी हमारे जो सीनियर गिरीश जी हैं, ये बता रहे हैं कि सबसे बड़ी समस्या तो हमारे आगे आज हमारी सैलरी का है। जो आज के समय में आप देख रहे होंगे कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो महंगाई को लेकर है, और उसी के अंदर अगर हमें इस हिसाब से भी अगर हमारी सैलरी ना मिले कि हम अपना घर ना चला सकें, तो आप समझ सकते हैं शायद कि हमें कितनी बड़ी मानसिक एक परेशानी हो रही होगी। और हमें ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय बाल भवन ने हमारा इतने सालों तक, जो हमारे सीनियर मेंबर भी हैं, जो हमारे साथी हैं, इनका एक तरह से शोषण करा, इन्होंने शोषण करा है कि हम लोग इतने काबिल व्यक्ति थे और हमारे जो इतना अच्छा जो काम वगैरह का था, वो इन्होंने एक तरीके से उसको ख़त्म कर दिया है। हमें मौका ना दे के, हमें कोई हमारी बात ना सुन के, हम जहाँ कहीं भी हमने अपनी तकलीफ़ को बयां करा है, वहाँ पे भी कोई हमारा निवारण नहीं निकला है। कहने को तो हमारा, अगर आप देखे जाए कि 4 घंटे की या पार्ट टाइम जॉब ये कहते हैं, लेकिन वो देखिए अगर हम इतनी दूर दूर अगर हम लोगों को भेजा जाता है तो वो समय भी कहाँ जाएगा, वो समय भी उसी के अंदर काउंट होगा। अगर आप देखा जाए तो किसी को अगर इतना दूर भेजा हुआ है, तो अगर वो किसी भी उससे जाता है तो वहाँ 7-8 घंटे की उसके जॉब हो जाती है, तो ये भी एक बड़ी समस्या है। और उसका इतना जो क्या कहते हैं किराया है, जो कि वो तो उसी में निकल जाता है। और उसके बाद हाथ क्या आता है, जैसे आपने सुना ही होगा कि हमारे साथियों को इतना बड़ा जो इतने दिन का ब्रेक मिलता है, उसकी सैलरी काट ली जाती है। कभी 21 दिन का ब्रेक भी मिला हमारे अभी कुछ टाइम पहले हमारे साथियों को। तो बताइए कि आप एक क्या तनख्वाही होगी 12,000 में से, अगर आप 21 दिन तो उसकी तनख्वाही काट लेते हैं। क्या 89 डेज के बाद आपको रीअपॉइंट किया जाता है? जी 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 बिल्कुल। ये उसके बाद 3 महीने का हमें वो रखते हैं जॉब पे अपना, और उसके बाद ये 3 महीने का ये चलते रहते हैं और उसी तरह से हमें ये अपॉइंट करते रहते हैं। उस बीच इनकी इच्छा होती है, इनकी मर्जी होती है, इनकी मर्जी को ऊपर बात है कि वो 3 दिन दें, 4 दिन दें, 10 दिन दें, 20 दिन दें या कितने भी दिन, ये इन्हीं की मर्जी के ऊपर। मतलब 64 की भाषा में कहें तो आपको जाने भी नहीं दिया जाता और आपको काम पे रख के पैसे भी नहीं दिए जाते। समस्या बड़ी है क्योंकि सब लोग का परिवार होता है, सब लोग के घर में फैमिली मेंबर्स होते हैं और 10-12 हज़ार रुपये में परिवार चलाना दिल्ली जैसे शहर में बड़ा ही मुश्किल काम है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग की जो अपॉइंटमेंट है सिर्फ दिल्ली में है या कहीं बाहर भी है? दिल्ली, सिर्फ दिल्ली में ही है। हाँ, दिल्ली में ही सिर्फ सारे बाल केंद्र खुले हुए हैं। 43 बाल केंद्र है हमारे इस वक्त।
आपके बाल केंद्र में जो आपके पास जिम्मेदारियां हैं वो क्या क्या हैं? हमारे ज़्यादातर हमारे यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूज़िक टीचर, और हमारे पे जो जिम्मेदारी है हम क्लरिकल वर्क भी करते हैं। बच्चों को जो भी कोई प्रॉब्लम्स होती है उसको भी सॉर्ट आउट करना, एडमिशन भी करना, बच्चों को ट्रेनिंग भी देना, ये सारे काम हमारे जिम्मे ही होते हैं। अगर मैं छोटे तौर पे समझूं कि एक जो सरकारी टीचर एक स्कूल लेवल पर काम करता है, मुझे लगता है वो सारा काम आप कर रहे हैं। कहीं आपके कोई जांच अधिकारी नहीं होते, वो आपको कोई काम करते नहीं देखते जिससे कि ये पता लगे कि आप इतना सारा काम कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पे हमारे OIC थे जो अब रिटायर हो चुके हैं, सुपरवाइज़र थे जो समय समय पर हमारे बाल केंद्रों का निरीक्षण करते हैं। वो हमसे बातचीत करते हैं, कोई प्रॉब्लम हो सुन के जाते हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन नहीं है। क्या ये प्रॉब्लम्स आप सिर्फ मतलब मौखिक देते हैं या रिटर्न में भी कभी देने? रिटर्न में भी देते हैं। आपने रिटर्न में? हाँ, जैसे हमने अभी ताज़ा अभी डायरेक्टर से आई थी, नहीं तो हमने कहा चलो हम मिलते हैं। हमने लेटर दिया, एक नहीं सुनवाई, दूसरा दिया नहीं सुनवाई, हमसे मिलना ही नहीं कोई अधिकारी चाहता। अब आप उम्मीद क्या करते हैं यहाँ के डायरेक्टर से, मीडिया से, आम लोगों से कि वो आपकी बात को कहाँ तक ले के जाएँ? कौन सॉल्यूशन कर सकता है? क्या कहेंगे इस बारे में? हमें न्याय मिलना चाहिए। एक्चुअली हम तो सब लोग जो है न्याय के लिए हैं कि हमें जो न्याय नहीं दिया गया, न्याय से वंचित रखा गया है, जो हमारे अधिकार हैं उनसे वंचित रखा गया है, हमें उन न्याय मिलना चाहिए और हमारे जो अधिकार हैं वो हमें पूरे मिलने चाहिए। एक इम्पोर्टेंट बात और कि जब आप लोग रिटायर्ड होते हैं, रिटायर होने के बाद कुछ अमाउंट आपको मिलना होता है जो आपका PF कटता है या आपको ग्रेच्युटी मिलनी होती है, ऐसा? हम लोगों को ना PF कटता है ना मेडिकल मिलता है, इवन हम लोग को छुट्टी भी एक भी नहीं मिलती। अगर हम छुट्टी लेते हैं तो छुट्टी के भी पैसे काट लिए जाते हैं। समस्या सुनने से बहुत बड़ी लगती है कि अगर आज दिल्ली शहर के अंदर एक नॉमिनल सैलरी को भी देखें तो वो एक लेबर जो सैलरी बनती है वो भी लगभग 21-22 हज़ार के आसपास बनती है। उस एवज में आप अपने आप को कहाँ रखते हैं, कैसे समाज में बिठा पाएंगे? अगर आपका बच्चा होता, आपका बेटा होता, बेटी होती है, वो समाज में क्या कर पाएगा कि मेरे फादर को, मेरी मदर को इतनी सैलरी मिलती है और बदले में आपकी क्या वैल्यू सेट होती है? समस्या बड़ी है, राष्ट्रीय बाल भवन को इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं और 2 क्वेश्चंस ले लेता हूं कि और किसकी क्या क्या समस्याएं हो सकता है, कुछ और समस्याएं। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम रीमा शर्मा है और 1996 में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था एज ए डांस टीचर। सोचा नहीं था कि इतना सारा मतलब मेंटली हम लोगों को हरासमेंट हुआ है कि जैसे सभी मेरे स्टाफ ने बताया कि इतनी कम सैलरी में हम किस तरह से गुजारा कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं, घर के भी बहुत सारे एक्सपेंसिव होते हैं, किस तरह से हम लोग उसको करेंगे। तो बस हम सब लोगों का यही है कि हमारी बात को सुना जाए, समझा जाए, कोई निष्कर्ष निकाला जाए इस बात पे। थैंक यू। हाल ही में गिरीश सर, आपने कोई लेटर या कोई एप्लीकेशन कहीं कोई मूव कराया है? अभी हमने कई बहुत सारी जगह मंत्रालय में और संबंधित जैसे मानव आयोग में, नीति आयोग में, ये सब जगह हमने लेटर दिए गए हैं। सब दिए हैं 2 महीने पहले जून में, और सब लोगों को से उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं से कुछ होगा, लेकिन अभी तक उसका कोई परिणाम नहीं निकला है। अब उसका लगता है कि RTI लगा के फिर पूछते हैं कि किस तरह से क्या हो, उसके लिए। अब अगर मैं संख्या के तौर पर जानूं तो लगभग ऐसे कितने लोग हैं जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं? अर्थात ये कह सकते हैं कि बाल भवन में कितने लोग हैं जो इस पोजीशन पर जॉब कर रहे हैं, इस तरह से अपॉइंटेड हैं? 63 हैं इस समय। वैसे तो बहुत सारे थे, 108 लोग थे, अब धीरे धीरे करके रिटायर हो गए या कोई वो हो गए, तो इस तरह से कुछ एक्सपायर हो गए, तो इस तरह से कुछ रिजाइन करके चले गए। तो ऐसे हमारे पास अब 63 बचे हैं 108 में से। अगर समस्याओं को यहाँ समाधान ना होते हुए कई हताश होकर चले गए और कई परमात्मा के पास वैसे ही चले गए। अगर मैं पॉलिटिक्स वे में बात करूं तो देखा जाता है, कहा जाता है कि हम सारी लोगों का समाधान करेंगे। जब पॉलिटिक्स पार्टियां निकल के आती हैं, कहती हैं कि हम इतने लोगों को जॉब देंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 63 लोगों का समाधान नहीं हो पा रहा। वो इनके लिए काम कर रहे हैं और उस तरीके से काम कर रहे हैं जिस तरीके से एक सरकारी टीचर करता है, जिसकी सैलरी लगभग लाखों में होती है। उसके बदले इनको क्या मिल रहा है ये जानते हैं, और राष्ट्रीय बाल भवन जानता है। ये वो व्यक्तित्व हैं जो हमारे बच्चों को बनाते हैं, ऐसे बच्चों को जो हमारे देश का फ्यूचर हो सकते हैं, भविष्य हो सकते हैं। ऐसे लोगों को राष्ट्रीय बाल भवन
परेशान कर रहा है, वो परेशान है। और वो भी क्वांटिटी की बात की, एक छोटी सी क्वांटिटी है 63। अगर चाहे तो राष्ट्रीय बाल भवन इनको परमानेंट अपॉइंट कर सकता है, इनकी सैलरी बढ़ा सकता है, क्योंकि 63 लोग बहुत बड़ी बात नहीं है। एक छोटी सी बात और पूछना चाहूँगा, क्या नई अपॉइंटमेंट अभी भी हो रही है? नहीं, अभी अपॉइंटमेंट ख़त्म कर रखी, रिटायर कर रहे हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट सारी ख़त्म है। अगर कुल मिला के बात कही है तो अभी नई अपॉइंटमेंट नहीं है। इट मीन्स सिर्फ 63 लोगों का अगर राष्ट्रीय बाल भवन चाहे तो भला कर सकता है। राष्ट्रीय बाल भवन ने ये कसम खाई थी कि हम बच्चों का भला करेंगे, लेकिन जो बच्चों को सुधार रहे हैं, जो बच्चों को बड़ा बना रहे हैं, जो बच्चों को तरक्की कराने के लिए अग्रसर कर रहे हैं, उन्हें नई नई क्रिएटिविटी दे रहे हैं, उनका सरकार भला नहीं कर पा रही है। बड़ी ही शर्मनाक बात है। मैम क्या नाम है आपका और क्या समस्या है आपकी? रंजना शर्मा नाम है मेरा। हमारी वही सब की जैसे सेम समस्या है सैलरी की, कि 40 ईयर्स से हैं लेकिन हम परमानेंट नहीं हो पाए यहाँ पे, और प्रशासन को हम काफ़ी लिख के दे चुके थे, और हमारे मतलब कोर्ट में भी हमारा मैटर चल रहा है, लेकिन कोई सॉल्व नहीं हुआ है अभी तक। तो उसी समस्या को लेकर हम प्रशासन को टाइम पे लिखते रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई अभी। मैम अभी जैसे कि मुझे कुछ लोगों ने यहाँ ये भी कहा कि ये जो राष्ट्रीय बाल भवन ने आप लोग की जहाँ अपॉइंटमेंट की थी, उन सेंटर्स को भी बंद किया जा रहा है, क्या कहना है? काफ़ी जैसे हमारे स्टाफ रिटायर हो रहा है, अब काफ़ी पुराना स्टाफ हो गया है, तो जो जो रिटायर होते जा रहे हैं तो न्यू अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे हैं, तो जब वहाँ स्टाफ नहीं होता तो फिर वो केंद्र बंद होते जा रहे हैं। वो केंद्र बंद क्यों हो रहे हैं? क्या सरकार को ये लग रहा है कि जिन बच्चों में सुधार करना चाहते थे उन सब में सुधार हो चुका है? नहीं, बच्चों को तो कोई एक बच्चा तो होता नहीं है। 40 ईयर्स में जाने कितने बच्चे आए और आगे की जनरेशन में जाने कितने बच्चे आएंगे, तो वो तो कोई वो नहीं है। वो तो बच्चों को तो परमानेंट चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि सुधार हो चुका है। ये तो स्किल डेवलपमेंट के लिए है, तो बच्चों के लिए तो हमेशा ही चाहिए। तो बाल भवन इस बात को नहीं कहता कि बच्चे तो आते ही रहेंगे, टीचर्स की भी ज़रूरत है, और जो हम छोटे बच्चों में देते हैं वही देश का भविष्य बनते हैं, वही उनका फ्यूचर बनता है, वही लोग चोर बनते हैं, वही लोग अधिकारी बनते हैं। तो उन लोगों को सुधारने का काम ऐसा है, तो ऐसे में जो बेस से काम करते हैं, जो जड़ हैं, आप उस पर काम कर रहे हैं। अगर उसी को अपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा, उनको अच्छी सैलरी नहीं दी जाएगी, या उन सेंटर्स को बंद किया जाएगा, तो आगे क्या फ्यूचर है उनका? ये बिल्कुल, क्योंकि ये जो हमारा हम तो खेल खेल में बच्चों को स्किल डेवलपमेंट कराते हैं बच्चों की, और जो बच्चों के अंदर की भावना है उसको उभारते हैं हम तो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि ये बंद हो, और बच्चे इसमें बहुत रुचि लेते हैं, बच्चों को बहुत आनंद आता है। लेकिन इंटरनल क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। 40 साल से हम लोग भी लड़ रहे हैं इस बात के लिए, तो हम चाहते हैं कि वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो और बच्चों के लिए अच्छा मतलब जो भी हो और बेटर हो। जो नए बच्चों के इक्विपमेंट्स हैं वो बच्चों को मिलें, तो उस हिसाब से बच्चे जो आजकल नई टेक्नोलॉजी आ रही है वो हमारे माध्यम से बच्चों को मिले, और हम बच्चों के साथ उनके अच्छे भविष्य के लिए खेल खेल में अच्छी उनकी डेवलपमेंट, मानसिक डेवलपमेंट उनका। सही तरीका यही है कि खेल खेल में जो सिखाया जा सकता है उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता, और वो काम आप बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन मंत्रालय तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है। रीज़न क्या है? आप सही वे में फाइट नहीं कर रहे, आपकी बात वहां तक नहीं पहुंच पा रही, या आप अधिकारियों के बीच फंस के रह गए? देखिए, हम लोग कलाकार, एक मिनट, जब हम लोग कलाकार हैं, हम बहुत भोले बच्चों के साथ करते हैं। कलाकार का मन बहुत भोला होता है, अंदर से हम भोले, हमें इनकी टेक्निकल प्रॉब्लम का हमें नहीं मालूम। हम तो सिर्फ एक सीधे सच्चे स्वरूप में अपनी बात को पहुंचा सकते हैं कि हमारे लिए प्लस बच्चों के लिए वो किया जाए। तीसरी क्या बात है, उस तीसरे पॉइंट को हम लोग नहीं पहचान पा रहे हैं, तो वो तीसरा पॉइंट तो प्रशासन, मंत्रालय या सरकार वही कर सकते हैं। तो हम तो आप जैसे लोगों के माध्यम से अपनी भोली बात पहुंचा रहे हैं कि हमारी भोली बात को पहुंचाइए, और भोलेपन से हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए जो भी बेटर अच्छा हमारे भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए हो सकता है वो करवाइए। हम तो रिटायरमेंट पे हैं, लेकिन हमारी आने वाले जो पीढ़ी, हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, ये लोग जो यंग जनरेशन खड़ी है, उनके लिए भी कुछ बेटर होगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। 5 सितंबर आने वाला है, और 5 सितंबर को होता है टीचर्स डे, गुरुओं का दिन, और ये वही गुरु हैं। क्या इस दिन को ये लोग विश कर पाएंगे? क्या इनके लिए, इनके परिवार में गुरुओं की छवि यही है जो दी गई है, या जिसके उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है? ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, गुरुओं का आदर करना चाहिए। कहा भी जाता है गुरु सर्वोपरि होता है, और गुरु जो ज्ञान देता है उसी की वजह से हम सब और आप जो इसको देख पा रहे हैं वो यहाँ तक हैं, और उन्हीं गुरुओं को हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं। परेशान हैं, टेंशन में हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं घर परिवार चलाने के लिए, उनकी इज्जत भी दांव पे लगी है। उन्हें पता है हम रिटायरमेंट होंगे तो हमारे पास इतना भी नहीं होगा कि हम घर में अच्छे तरह से अपना का पालन पोषण कर पाएँ, अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाएँ। ऐसे में ये समस्या से जूझ रहे हैं। देखते हैं इस समस्या का कोई सोल्यूशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा।
थैंक यू। तो ये थे स्वतंत्र भारत के बंधे हुए अध्यापक। अपने हक की लड़ाई लड़ते लड़ते 108 से अब सिर्फ 63 ही बचे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या सरकार तक इनकी आवाज नहीं पहुंच रही? क्या देश में बच्चों को इन बाल केंद्रों की जरूरत नहीं बची है? इन्हें क्यों निकाला जा रहा है? इनकी सैलरी क्यों नहीं बढ़ाई जा रही? जबकि जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ ऐसे अध्यापकों की तो ज़रूरत और भी होनी चाहिए। अब ये सवाल है कि उन जन सेवकों के लिए जो बड़े बड़े वादे तो करते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उन गुरुओं की दुर्दशा देख रहे हैं, उन्हें परेशानी में देख रहे हैं। देखते हैं इन गुरुओं का क्या होता है, इनके लिए कौन कौन आवाज़ उठाता है। हमने इस खबर के जरिए आवाज़ उठाई है। हमें लगता है हमारी तरह आपको भी इस बात पर, इस मुद्दे पर आवाज़ उठानी चाहिए। इस वीडियो को आगे बढ़ाकर उन लोगों तक इस खबर को पहुंचाकर जो इन लोगों का भला कर सकते हैं। आखिर ये हमारे देश के और उन बच्चों के गुरु हैं जो देश का भविष्य बनने वाले। मैं राजेश आर्य इसी खबर के साथ लेता हूं विदा। फिर मिलेंगे ऐसी किसी खास खबर के साथ। और अगर आपने हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी ही कुछ खास खबरें यहाँ पर मिलती रहती हैं और हम इसके बहाने से आपसे भी कनेक्ट रहते हैं। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर और बड़े चलो।